अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा अली हसन। एडवांस काउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं जी बेटा। 20। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए बेटा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है हमारा और क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 71। जी बेटा, ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसी से रिलेटेड, ये मैंने खुद बनाया हुआ, देखिएगा ज़रा। 1 जनवरी 2021 मेहनती लिमिटेड परचेज्ड 3 million bonds having face value of 100 each issued by Kamyab Limited at 95 each. Transaction cost of rupees 1 million was also incurred on purchase of bonds. ML classified investment in bonds as financial asset at fair value through OCI at a time of initial recognition. At a time of initial जल्दी करना देखो. At a time of initial recognition, ML determined that bonds were not credit impaired. बॉन्ड्स जो है बेटा क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं थे। ये इसका मतलब आपको पता है क्या है? मतलब बाय डिफॉल्ट फिर वो स्टेज नंबर 1 में होंगे इनिशियल टाइम पे। कूपन रेट 2021-22 एंड सब्सिक्वेंट रेट के 6% 21 का है, 7% 22 का है, और उसके बाद वाले जितने भी साल होंगे, पता नहीं कितने होंगे, बताया नहीं, उनका 8% होगा। पेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5%। 31 दिसंबर 2022 बेटा, जेकम जनवरी 21 के बाद 31 दिसंबर 21 का कुछ नहीं बताया। 31 दिसंबर 22 पे एमएल ने इंटरेस्ट रिसीव किया, लेकिन ड्यू टू डिटोरिएटिंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ केएल, एमएल डिटरमिन्ड दैट देयर हैड बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क ऑन एक्विजिशन ऑफ द बॉन्ड। तो बेटा ये क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गया है। 31 दिसंबर 2022 पे स्टेज नंबर 2 पे आ गए हैं। और 31 दिसंबर 2023 केएल डिफॉल्टेड। हाँ जी, इनका भी KL default, sorry, on 31 December 2023, KL defaulted in the payment of the interest and ML determined that bonds were credit impaired. तो बेटा 31 दिसंबर 2023 को क्या हुआ कि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, याद रखिएगा, और वो क्या हो गए, क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गई जी। चलें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 मिलियन, ये बड़ी अहम बात है जी बेटा। टेबल के ऊपर जो लिखा हुआ 3 मिलियन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 मिलियन बॉन्ड्स, बेटा नीचे जो भी लिखा हुआ है, चाहे लाइफ टाइम वैल्यू लिखी हुई है, चाहे 12 मंथ वैल्यू लिखी हुई है, चाहे फेयर वैल्यू लिखी हुई है, बेटा ये एक की नहीं है, ये 3 मिलियन बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू है जी। रिक्वायरमेंट क्या है? 31 दिसंबर 21 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक हमने, तो मेरा 3 साल बनते हैं, 3 साल बनते हैं जी। 3 साल की बेटा क्या करनी है हमने, एंट्रीज बनानी है जी। चलें इसको आप पढ़ लें, फिर सॉल्व करते हैं बेटा। फेयरवेल थ्रू OCI, क्वेश्चन 71। जी बेटा, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे 2021, 2022, 2023 इनिशियल ईयर एंड। रेहान मार्कर कोई ठीक नहीं लग रहे, रेहान मार्कर भी चेंज करने।
जी इनिशियली बेटा किस में होंगे हम? स्टेज नंबर 1 में। जी ये रेंट पे नहीं बताया तो स्टेज 1 पे ही होंगे जी। जी 22 में स्टेज 2 पे आ गए और 23 में हम स्टेज 3 पे आ गए। जी बताइएगा। मैं चलिए जी आगे चलते हैं जी। ठीक है जी। हमारी रिक्वायरमेंट एंट्रीज है बेटा, एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी जी। आपको पता है इसमें हमारे पास एक स्केड्यूल बनता है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ईयर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी ओपनिंग बैलेंस ए आ जाएगा। जी इंटरेस्ट इनकम बी आ जाएगा। अफेक्टिव रेट कितना है जी? 8.5। 8.5 था इफेक्टिव, देख लो जरा। उसके बाद रिसीट आ जाएगी सी। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। चलिए जी पढ़ते हैं इसको आगे। अच्छा जी हमने देखें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जितने का हमने परचेज किया वो फेयर वैल्यू है कि नहीं। हमने परचेज किया 95 का, एक मिलियन, 95 मिलियन बन जाएंगे। अगर आप 95 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 285। ज़रा नीचे टेबल में जाके देखें 1 जनवरी 2021 को बेटा फेयर वैल्यू कितनी आ रही? 285। इसका मतलब बेटा हमने कितने के परचेज किए? हमने फेयर वैल्यू भी परचेज की है। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हमने 95 का खरीदा है, पेमेंट की है, और नीचे 95 इंटू 3 करेंगे तो 285 ही आता है। इसका मतलब हमने फेयर वैल्यू भी परचेज किया है। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने इनकर की है जी 1 मिलियन, वो अलग से है जी। तो क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री क्या होगी? 1 जनवरी 21 इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। जी कितने से आ जाएगा? 285 प्लस 1 286। मिलियन में सॉल्व कर रहा हूं।
जी बेटा नेक्स्ट बेटा इनिशियली ईसीएल कितना आएगा, स्टेज नंबर 1 में देखें क्या वैल्यू आ रही है। बेटा बड़ी है बात, एक पास्ट पेपर का सवाल है ऐसा ही, वहाँ पे ऐसे टेबल गिवन है, लेकिन वहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये, वहाँ पे भी फर्ज करो 3 मिलियन परचेज की है, लेकिन वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये फेयर वैल्यू और ईसीएल 3 की नहीं है, एक की है। तो बेटा ध्यान से पढ़ना है, ये फेयर वैल्यू ईसीएल क्या सब की है या एक की है। देखिए यहाँ तो 3 की है ना। चलें तो बेटा यकम जनवरी स्टेज नंबर 1 का मतलब होता है 12 मंथ ईसीएल। स्टेज नंबर 1 का मतलब होता है 12 मंथ ईसीएल, ठीक है। 12 मंथ ईसीएल कितना आ रहा है यकम जनवरी 21 को 1.5। क्या एंट्री होगी थी, ईसीएल पी एंड एल में डेबिट 1.5 और फेयर वैल्यू रिजर्व वाया ओसीआई 1.5, 1.5 माइनस 0 1.5। जी बेटा अब स्केड्यूल बनाते हैं 2021। इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 286। बताएं इंटरेस्ट कितना बनता है जी, ये कैसे आया जी 24 जी। इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा जी बेटा, पार वैल्यू 100 है, कूपन रेट कितना है और 3 मिलियन इंस्ट्रूमेंट है 6%, पहले साल का 6% है जी, जी 18 जी। कैरी फॉरवर्ड, कैरी कैरी 292.31। बेटा इसकी एंट्री क्या होगी 31 दिसंबर 21। बैंक डेबिट 18 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 24.31 से, और इधर आ जाएगा बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट कितने से 6.31। जी बेटा हमें बेटा यहाँ पे 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का, बेटा ये वाला तरीका ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, एक इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे और एक हम बनाएंगे फेयर वैल्यू रिजर्व का लेजर। जी बेटा देखिएगा 1 जनवरी 21 बाय किया, कितने का, इनिशियल वैल्यू आ गई 286। बेटा साथ ही इधर फेयर वैल्यू रिजर्व में भी एंट्री आई है, साथ ही इधर फेयर वैल्यू रिजर्व में भी एंट्री आई है जी। क्या एंट्री आई है देखो, यकम जनवरी पे क्या हुआ है, क्या एंट्री आई है फेयर वैल्यू रिजर्व पे, देखो क्या एंट्री आई है 1.8 क्रेडिट हुआ है ना, ये बेटा ईसीएल के नाम से आ जाएगी। 1.8 था कि 5 था, 1.5। चलें जी चलें, अब बेटा इधर आ जाए। अब जो तीसरी एंट्री हमने की है उसमें 2021 की कितनी एडजस्टमेंट आई है इन्वेस्टमेंट में, कितनी है बेटा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है, डेबिट का मतलब ऐड, कितना बैलेंस आ गया 292.31। बेटा अगर इस तरीके से आप वर्किंग करना चाहते हैं ना इस तरीके से, तो बेटा इसमें आपको पता है कि फेयर वैल्यू गेन लॉस फॉर द ईयर कैसे आता है, बाय कंपेयरिंग फेयर वैल्यू विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर लेजर, विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर लेजर। बेटा फेयर वैल्यू बताओ कितनी है साल के एंड पे, पहले फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करना है, बाद में ईसीएल जी 317 जी। ये देखें जी 31 दिसंबर 21 317। बेटा ये देखो इधर ऐसे करेंगे
यहां लिखूंगा मैं 31 दिसंबर 21, एंड हो गया ईयर। 317 बेटा गेन आ गया, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग। बेटा इस पे कंट्रोल रखना है आपने, जितना ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे इस एरिया पे उतना बेहतर रहेगा जी। कितना गेन आ गया जी? 24.69। क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। 31 दिसंबर 21 पे फेयर वैल्यू गेन आ गया, कितना? 24.69। यहां पे क्रेडिट होगा तो प्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट होगा तो प्लस, डेबिट होगा तो माइनस। जी नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी कहाँ पे, अभी साल के एंड पे ईसीएल भी होना है ना। एंट्री यहां पे करें जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व वाया ओसीआई जी 24.69। चलिए जी, आखिरी कहाँ पे करना है? इस साल का हमें दोबारा ईसीएल अपडेट करना है जी। 31 दिसंबर 21 जी। बेटा कितना? अभी भी हम देखो स्टेज नंबर 1 पे हैं, इधर कीजिएगा जी। बेटा स्टेज नंबर 1 का मतलब है 12 मंथ, 12 मंथ। इधर का मतलब है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जी। बेटा 12 मंथ 1.8 है, तो कैरी फॉरवर्ड माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड 0.3 आ गया बेटा। 0.3 से क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस पी एंड एल में डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व वाया ओसीआई 0.3। ये कोई एंट्री आ गई है जो फेयर वैल्यू रिजर्व में जाएगी। फेयर वैल्यू क्रेडिट हो रहा है 0.3। 31 दिसंबर 21 दोबारा लिखेंगे ईसीएल। ईयर एंड कितना? 26.49। बेटा इस सवाल में आप एंट्रीज कर लें एक दफ़ा। मैं बेटा इस सवाल में खुद से इस सवाल के ना बैलेंस शीट के और एसओसीए के बेटा एक्सट्रैक्ट भी बना के दूंगा। बेटा ये सवाल जब ईसीएल का आता है पेपर में तो नॉर्मल एग्जामिनर दो चीज़ें मांग रहा होता है, या एंट्री, ज़्यादातर एंट्रीज मांगता है, और अक्सर फिर उसके अलावा वो एक्सट्रैक्ट भी मांग लेता है, तो मैं वो भी बना दूंगा अभी। ठीक है, इस सवाल की मुझे बस याद करवा देना। अभी एंट्री सॉल्व करते हैं जी। बेटा एंट्रीज 2021 की सारी होगी। इधर आ जाए जी, अभी हम स्टेज नंबर 1 पे ही हैं, 21 के एंड पे। 292.31 जी। कितनी इंटरेस्ट इनकम आएगी? 8.5%, 24.8। बेटा अगले साल का कूपन रेट कितना था? 7% जी। कितना आ गया? 21 जी। जी
जी बेटा एंट्री क्या बनेगी, इधर कर देता हूँ इसी के नीचे। 31 दिसंबर 22 क्या एंट्री बनेगी जी? बैंक डेबिट कितने से जी? 21 से। इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 24.85। और बेटा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इधर, इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग कितनी आ जाएगी? 3.85। तो बेटा इधर इन्वेस्टमेंट में कितनी एडजस्टमेंट आएगी? 2022 में डेबिट हो रहा है ना बेटा, डेबिट का मतलब ऐड, डेबिट का मतलब ऐड। चले नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? फेयर वैल्यू गेन लॉस अपडेट करेंगे। बेटा फेयर वैल्यू गेन लॉस के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर लेजर अपडेट करना होगा। कितना बैलेंस आ गया? 320.85। ये बनता है ना जी। अब बताएं बेटा फेयर वैल्यू कितनी? 31 दिसंबर 2022 एंड हो गया ईयर 270। 31 दिसंबर 2022 बेटा फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग करें कितना? 50 फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग करें 50.85। क्या एंट्री बनेगी इसकी? 31 दिसंबर 22 फेयर वैल्यू रिजर्व वाया OCI डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी? 50.85। इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट हो चुका है बेटा, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट करें। यहां पर आ जाए 31 दिसंबर 22 फेयर वैल्यू लॉस 50.85। चलें जी। अब हम किस में आ चुके हैं जी? स्टेज नंबर 2 में आ चुके हैं। 22 के एंड पे टेबल बना हुआ आपने लिखा हुआ। तो बेटा अब क्या होगा हमारे पास? 31 दिसंबर 22 की डेट देखें, 31 दिसंबर 22 की डेट देखें, 31 दिसंबर 22 की डेट देखें और देखें हमारे पास लाइफ टाइम ECL की वैल्यू क्या है जी? 19.5 माइनस कितनी है? 1.8। लास्ट वैल्यू देखे क्या यूज किया हमने? 1.8 कितना आ गया जी? 17.7। कंफर्म कर लो। क्या एंट्री करेंगे? ECL P&L में एक्सपेंस आ रहा है ना ये, ECL डेबिट 17.7 और फेयर वैल्यू रिजर्व वाया OCI 17.7। इस एंट्री को प्रेजेंट करते हैं जी। यहां पर 31 दिसंबर 22 पे क्या आ जाएगा? ECL के नाम से कितना क्रेडिट हो रहा है? 17.7। बेटा ये भी ये एंड कर दें। 31 दिसंबर 22 कितना आ गया जी? 43 नेगेटिव आ जाएगा। 6.66 नेगेटिव। यहां से लेकर ये नजर आना चाहिए।
ठीक है जी, चले आगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। बेटा अब हम स्टेज 2 में आ चुके हैं। इस वक्त स्टेज नहीं, अभी तो स्टेज 2 में है ना, साल के एंड पे आएंगे ना 2023। अभी तो स्टेज 2 पे है। स्टेज 2 तक की देख लें, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं जी, हो चुकी हैं। और सॉरी, स्टेज 2 का मतलब 2022 तक की। ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। चलें 2023 में आते हैं जी। बेटा अभी भी हम चूंकि 2022 के एंड पे स्टेज 2 में ही थे, इसलिए 23 की जो इनकम होगी बेटा वो ग्रॉस बैलेंस पे क्या होगी, कंप्यूट होगी। 296.16 जी, बताइएगा। 23 पॉइंट। बेटा आंसर बढ़ेगा नहीं बेटा, अगर 292 का ये आंसर बढ़ेगा नहीं बेटा। 8.5% है ना बेटा। ये जो इनकम आती है ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है बेटा, ये इफेक्टिव रेट पे आती है हमेशा। वो कूपन होता है जो काम ज्यादा जो भी हो जी। 1 बेटा इंटरेस्ट उसने बता दी, रिसीव हुआ कि नहीं, डिफॉल्टेड नहीं हुआ बेटा रिसीव। बताएं जी कितना बैलेंस आ गया, 321.33 321.33। अच्छा जी, इधर आ जाए जरा जी। बेटा ये तो आपको पता ही है। अब हम स्टेज 3 पे आ, बेटा स्टेज 3 पे लाइफ टाइम ईसीएल कैलकुलेट होता है। क्या एंट्री होगी जी, 31 दिसंबर 23। बेटा बैंक में तो कुछ आएगा नहीं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 25.17। और बेटा इन्वेस्टमेंट ही क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग होके डेबिट हो जाएगा 25.17। जी इधर जरा अपडेट करते हैं स्केड्यूल को, सॉरी लेजर को। लेजर अपडेट करें 31 दिसंबर 2023। 2023 की जो एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी, कितनी जी, 25.17 ही होगी ना बेटा। बैलेंस कर लें अपडेट। 300 सॉरी 295 295.17। बेटा आप फेयर वैल्यू गेन लॉस पता करेंगे फॉर द ईयर। क्या साल के एंड की फेयर वैल्यू, 250.8 257.80। बेटा लॉस आ गया, फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग करें 37.37। बेटा क्या बनेगा भला, इन्वेस्टमेंट में भी एंट्री भी कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री बोल रहा हूं। पहले फेयर लिख लो अपने पास एक एक बात, पहले फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री फिर ईसीएल की एंट्री। बेटा दोनों एंट्रीज फर्क है। ये एंट्री है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, ये फेयर वैल्यू लॉस है। कितना, 37.37। जी बेटा क्या एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 23। क्या करेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व वाया ओसीए डेबिट
कितने से? 37.37। और क्या करेंगे जी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 37.37। चलो जी, आखिरी काम जी। बेटा हम स्टेज 3 में है, 31 दिसंबर 23। बेटा लाइफ टाइम इसीलिए कैलकुलेट करना है। बेटा बताएं क्या वैल्यू है लाइफ टाइम की? 38 पॉइंट। और पिछले साल की क्लोजिंग या इस साल की ओपनिंग वैल्यू क्या थी? 19 पॉइंट। एक्सपेंस ही आ रहा है ना जी? 18.8। क्या एंट्री करेंगे? ECL डेबिट P&L में 18.8। और क्या करेंगे? फेयर वैल्यू रिजर्व वाया OCI 18.8। जी इस एंट्री को बेटा फेयर वैल्यू रिजर्व के लेजर में अपडेट कर लें। फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट हुआ ECL के नाम से 18.8। बेटा ये रेंट जी बेटा 43.18 नेगेटिव ही आएगा 25.23। क्या बेटा? 87। हाँ क्या चीज? हाँ हाँ शामिल होता है। ये तो कॉन्सेप्ट सिखाया है कि उसमें शामिल है। अब जो ये एंड पे आंसर आएगा ना, जो प्रैक्टिस करने के बाद हर साल के एंड पे, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होगा अदर देन ECL। इसमें तो ये तो कॉन्सेप्ट है, इसमें तो हर तरह के फैक्टर शामिल होते हैं। जी जी फेयर वैल्यू रिजर्व का जो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना हर साल के एंड का, वो अदर देन ECL हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंट्री हम ट्रांसफर कर देंगे। चलें जी। अच्छा जी, जरा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट SOCI के और SOFP के। एक्सट्रैक्ट SOCI के और SOFP के। एक्सट्रैक्ट SOCI के जी कितने साल के बनेंगे? 2023, 22, 21। बेटा पेपर में सवाल भी ऐसे ही आता है जो मैं करवा रहा हूँ, कभी एंट्रीज मांग लेगा, कभी एक्सट्रैक्ट मांग लेगा। और भी सिखाऊंगा कुछ, मैं ECL कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। ECL कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, कई लोग नहीं सीखते, पेपर में आ जानी है और फिर मसला पड़ जाएगा आप लोगों को। जी बेटा SOCI के दो हिस्से होते हैं, एक P&L। बेटा P&L में क्या क्या आएगा? एक तो बेटा इस सवाल में इंटरेस्ट इनकम आएगा,
और जी हर साल बस इनकम ही आ रही है ना एंट्रीज में, देखो पी एंड एल में। और दूसरा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट, उधार का लॉस, ईसीएल। ओसीए में क्या आएगा जी, फेयर वैल्यू गेन या लॉस फॉर द ईयर। एक्सट्रैक्ट एसओएफपी, बेटा एक चीज और आ सकती है यहाँ पे, हाईलाइट कर लो बेटा। अगर इनिशियल रिकग्निशन करते हुए, पता है ना आपको एग्जामिनर जब कह देता है खुद ही कि जी वो फेयर वैल्यू कुछ हो रहा है और पेमेंट कुछ हो रहा है, ठीक है, तो बेटा उस टाइम पे एक इनिशियल डिफरेंस भी आता है एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन। बेटा वो भी पी एंड एल में आता है, वो भी आ सकता है, इस सवाल में नहीं था जी। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, एसेट्स में क्या आ जाएगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट। और इक्विटी में क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व। जी बेटा 2021 से शुरू करते हैं। बेटा 21 की इनकम कितनी थी, 24.31। 21 की इनकम कितनी थी, 24.31। बेटा 21 का ईसीएल क्या था, पहले साल का ईसीएल। बेटा पहले साल में ईसीएल की 2 एंट्रीज थी, पहले साल में ईसीएल की 2 एंट्रीज थी। एक थी मुझे याद है 1.5, एक थी 0.3, कितनी होगी 1. एक्सपेंस दिखाने थे। फेयर वैल्यू गेन लॉस, बेटा यहाँ पे ना आपने, बेटा यहाँ पे आपने नेट करके दिखाना है, यहाँ पे ईसीएल को लगना दिखाइएगा, ठीक है। ये देखो बेटा, देखो पहले साल में ये देखो, ये 3 एंट्रीज जा रही हैं ओसीए में। बेटा ये एंट्री क्राइट हो रही है, ये भी क्राइट हो रही है, ये भी क्राइट हो रही है, तीनों क्राइट हो रही है बेटा, तीनों ओसीए में क्राइट हो रही है, तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा ना जी। तो जरा बताइएगा 1.5 प्लस 0.3 प्लस कितना 24.69, टोटल कितना हो जाएगा 20.49। ठीक है जी, समझ आ गया क्या किया आपने ये हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख रहे, लेकिन हम जी। तो बेटा पहला साल, मैं आपकी परेशानी की वजह से मैंने एक बात बोली है बेटा, जो पहला साल होता है ना, पहले साल में क्लोजिंग और फॉरडे सेम होते हैं बेटा। अभी देखना अगले साल सेम नहीं होंगे, ये पहला साल है ना, अभी देखना क्लोजिंग भी वही आ जाएगा। अभी देखना जो आप उधर लेजर में देख रहे थे 26.49 कंफर्म करें जी। जी बेटा बैलेंस शीट में क्या होगा, बेटा बैलेंस शीट में साल के एंड की क्या आएगी, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू साल के एंड पे कितनी थी जी बताएं, पहले साल के एंड पे 317 जी। बेटा बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। बेटा 21 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बेटा ये देखो, ये है क्लोजिंग बैलेंस 26.49, पहला साल है तभी सेम है। 2022 में आ जाओ, इंटरेस्ट इनकम कितनी है वो देखो स्केड्यूल में 24.85। ईसीएल कितना जी बताओ, एंट्री कितनी हुई थी 22 में, ईसीएल की एक ही एंट्री हुई थी 17.7। यहां पे सिर्फ मैं नेट करके दिखा रहा हूं, यहां पे सिर्फ वो फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा है जो अदर देन ईसीएल है ओसीए में।
ये देखो बेटा, दो एंट्रीज हुई थी, ये दोनों ओसीए में जा रही हैं बेटा, ये माइनस ये प्लस। जी बेटा बताओ 50 पॉइंट क्या था? 50.85, ये 85 ये माइनस है, और प्लस क्या है जी? 17.7 जी बेटा 23.15 15। बेटा देखो फॉर देयर आ गया, ये फॉर देयर है, और क्लोजिंग कितना आएगा बेटा? क्लोजिंग ये है 6.66। सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स नेगेटिव। बेटा बैलेंस शीट वैल्यू क्या थी? 270। 23 में इनकम कितनी आई? 25.17। बेटा यहां पे जो इनकम आती है ना, वो ये वाली आती है, इफेक्टिव रेट वाली। जी ईसीएल कितना था आखिरी साल में जी? 18.8। जी ओसीए में कितना आएगा देखें जरा, दो एंट्रीज 37.77, 37.37 और 18.8, कितना जी? मैं लिख देता हूँ जी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो बताइएगा। 37.37 प्लस 18.8 जी 18.57, ये बेटा फॉर देयर है। क्लोजिंग क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में? 257.8, और इधर कितना बैलेंस है क्लोजिंग? 25.23। एक्सट्रैक्ट बन गए जी। अच्छा जी, एक इक्वेशन भी मैंने आपको बनवाई थी, जरा उसको भी टैली करें, जरा तसल्ली हो जाएगी जरा थोड़ी सी। वो इक्वेशन बनाई थी एक, उसको भी टैली करें जरा। वो इक्वेशन एक बनवाई थी, इसको भी टैली करें। वो इक्वेशन एक बनवाई थी, इसको भी टैली करें जी। क्या थी इक्वेशन? क्या थी जी? याद है जी कुछ? मैंने हर साल टैली करनी है, 2021, 2022, 2023। क्या थी? इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू किसके बराबर होगी? स्केड्यूल की वैल्यू प्लस माइनस फेयर वैल्यू रिजर्व, और ईसीएल तो हमेशा क्लोजिंग ईसीएल माइनस। बेटा ये इक्वेशन है, ऐसे तसल्ली हो जाएगा। बेटा 2021 के एंड पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? ये नजर आ रही है 317। बेटा स्केड्यूल की वैल्यू कितनी है? 292.31। बेटा फेयर वैल्यू रिजर्व कितना है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव 26.49। और बेटा पहले साल के एंड पे क्लोजिंग ईसीएल, क्लोजिंग बेटा वो है 1.8। देखो टैली करता है, टैली करता है तो शुक्रिया मेरा अदा कर दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं करता तो मैं माजरत कर लूंगा। चले टैली चले। इधर इन्वेस्टमेंट की अगले साल फेयर वैल्यू है 270। स्केड्यूल की वैल्यू कितनी है? 296.16। फेयर रिजर्व नेगेटिव हो गया, और ईसीएल तो माइनस ही करना है। क्लोजिंग ईसीएल कितना है 2022 के एंड पे? कितना? 19 पॉइंट, देखें जी यहां पे क्या है? 257.8 इज इक्वल टू 321
0.33 -25.23 माइनस कितना क्लोजिंग ईसीएल आखिरी साल में? CL है 38.3 38.3 टैली कर लेंगे। तो क्लोजिंग CL अभी तो था दूसरा मतलब एक्सपेंस था, ये रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल भी हो, क्लोजिंग तो कोई एक ही, हाँ रिवर्सल का मतलब होता है क्लोजिंग ओपनिंग से कम है। ये रिवर्स ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये एक्सपेंस फॉर द नहीं क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में एज आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा जी, पास्ट पेपर है, क्वेश्चन 40 टीएल के नाम से जी। क्वेश्चन 40 टीएल के नाम से है जी, पास्ट पेपर है जी। तबीब लिमिटेड, बुक में क्वेश्चन 40 तबीब लिमिटेड। जी बेटा यही रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 16 से 19, 16, 17, 18, 19। यकम जनवरी 16 को तबीब लिमिटेड ने परचेज किए 2 मिलियन डिवेंचर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 इशूड बाय फिट लिमिटेड। जाहिर है अगर परचेजर तबीब होगा तो जो इश्योर होगा वो फिट ही होगा, फिर फिट लिमिटेड। 92 रुपीज ईच के खरीदे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट टोटल में गिवन है 3 मिलियन लगी ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर। टीएल क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट डिवेंचर एज फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। At initial recognition, TL determined that debenture was not credit impaired. कूपन रेट 16 का 0%, 17 का 6% और सब्सिक्वेंट ईयर का 10%। पेएबल ऑन दिसंबर 31 ईच ईयर। इफेक्टिव रेट 8.9%। 31 दिसंबर 17 को 16 के एंड पे नहीं बताया हुआ बेटा, 16 के शुरू में बता दिया उसने कि स्टेज 1 में ही आप, 16 के एंड में कुछ नहीं बताया तो स्टेज 1 में ही है। 17 के एंड में उसने कहा जी कि उधारी की क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है, तो 17 के एंड में हम कहाँ पे आ गए? स्टेज 2 में। 18 के एंड में वो कहता है क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया। बेटा क्रेडिट इम्पेयर्ड का हम तो स्टेज 3 में आ गए, डिफॉल्ट भी हो गया, साथ लिखा हुआ है। 2 जनवरी 19 क्या हुआ बेटा? एक छोटी सी बात नहीं है सवाल में, जो मैंने क्वेश्चन 71 करवाया और इसमें क्या फ़र्क है, ये बस जो आगे आ गया है। एक फ़र्क और है, वो इनिशियल डिफरेंस पे गेन लॉस भी है। 2 जनवरी 19 को बेटा ये सेल करी डिवेंचर और सेल करने पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द 2 मिलियन डिवेंचर, अगेन ये बेटा 2 मिलियन का डाटा सारा एक का नहीं है बेटा। आप देखो ज़रा 186 मिलियन को 2 पे डिवाइड करो तो ये कितना बनता है? 93। लेकिन कितने का परचेज किया ऊपर देखो, 92 का परचेज किया, तो बेटा पेमेंट तो जो है वही होगी, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आएगी बेटा। इनिशियल एक डिफरेंस आ जाएगा, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि आपने फेयर वैल्यू परचेज नहीं किया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं जी। इस सवाल में बस एंट्रीज हैं बेटा, मैं एंट्रीज ही करूंगा बस। अच्छा जी 4 साल की वर्किंग करनी है। सवाल भी अच्छी तरह से पढ़ा करें।
8.9% effective rate. एक्चुअली 8.9%। चलो जी, पहला साल 16, जी 17, 18, अच्छा 19 जो है ना, 19 में बेटा ज़्यादा एंट्रीज नहीं होनी, क्योंकि 2 जनवरी 19 को सेल हो गया, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ 18 तक ही बना रहा हूँ। चलें जी, ये क्वेश्चन मैंने लिखे रहने दिया, ज़रा इस सवाल में भी टैली कर लेंगे। ये लिखे रहने दिया मैंने भी, ठीक है। ये भी लिखे रहने दिए, इसको मैं से साइड पे कर रहा हूँ, इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है, बाद में। चलें जी, खरीद लिया जी। 1 जनवरी 20, फर्स्ट है नहीं, थर्ड है, थर्ड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है सर, फर्स्ट ही फर्स्ट है, देख लो। फर्स्ट है। अच्छा वो दूसरा सवाल था शायद। 16 जी, खरीद लिया जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट जी बेटा, कितनी है फेयर वैल्यू? 186। बेटा दोनों की मिला के फेयर वैल्यू गिवन है 2 मिलियन की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 189। बेटा फेयर वैल्यू बुक किया मैंने। पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट हुई है 92 एक की, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 जी 187। बेटा 2 रुपये गेन आ गया इधर P&L में। इसे कहेंगे गेन ऑन इनिशियल रिकग्निशन। यहां पे क्या वैल्यू आएगी? 189। यहां पे क्या वैल्यू आएगी? 1 जनवरी 16 बाय कितने का किया? 189। जी 16.82। इनिशियल पहले करें ना जी। इनिशियल इनिशियल रिकग्निशन पे भी ECL बुक करना है ना। स्टेज 1 पे है, क्या एंट्री करेंगे? ECL P&L में डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व जी क्रेडिट। कितना? 1 ही है, और ये 2 मिलियन का है। 1 माइनस 0 1। बेटा साथ साथ लिखते जाइए, एंट्री फेयर रिजर्व में क्रेडिट हो रही है ना, तो इस लेजर में क्या करें? 1 जनवरी 16 ECL के नाम से 1 लिख दें, क्रेडिट। रेहान भाई इधर से हो सकते हैं यहां तक? सही है। यहां से यहां तक ही कर दो। हाँ ये तो हो जाएगा यहां से।
चलिए जी, बाय कर लिया जी। बेटा यहाँ पे बाय इनकम कितनी बनती है? ईसीएल बुक हो गया, बाय भी कर लिया जी। 16.82 82। बेटा रिसीट जीरो होगी, क्यों? कूपन रेट जीरो है पहले साल जी। 172.18 हैं जी, हैं जी, हैं जी, ये तो ऐड करते हैं। माइनस 205.82 82 क्या एंट्री बनेगी थी? बेटा बैंक में तो नहीं आया कुछ। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने थे? 16.82। और इन्वेस्टमेंट ही क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग 16.82। बेटा ये बैलेंसिंग आया इन्वेस्टमेंट। जरा इसको इन्वेस्टमेंट लेजर में एडजस्ट करें। 31 दिसंबर 16 एडीजे एडजस्टमेंट 16.82। कितना बैलेंस हो गया? 205.82। अब मुझे बताएं कितनी है फेयर वैल्यू? ये 20 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का है? ओनली 20 नहीं, ओनली 20। ओनली ओनली साथ क्या करें, रिस्पेक्ट दिया करें। आपकी टर्म में भी आना चाहिए ना ऐसा सवाल। चलें जी, कितनी फेयर वैल्यू ये एंड पे जी? बेटा नीचे जो लिखी हुई है 2 मिलियन की है, इकट्ठी है, 211 इकट्ठी है 211। गेन आ गया जी 31 नंबर 16 फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग करके जी 5.18। गेन की बेटा एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हो गई, यहां पर फेयर वैल्यू गेन 5.18। इसकी एंट्री बना देते हैं अब। यहां पर आ जाए 31 नंबर 16 क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट 5.18 फेयर वैल्यू गेन वाया ओसीआई 5.18। जी बेटा नेक्स्ट क्या होगा जी? ईसीएल। बेटा ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बेटा कोई एंट्री नहीं होनी। क्यों? क्योंकि बेटा एंट्री होने की वजह क्या है? 2016 के एंड पे भी हम स्टेज 1 में जहां तक करना था, ये मैं लिख ही देता हूं यार। हाँ जी, इनिशियल year end stage 1 17 में स्टेज 2 18 में स्टेज 3। बेटा अभी भी हम 16 के एंड पे स्टेज 1 में है। 12 मंथ ईसीएल आएगा, लेकिन बेटा 12 मंथ ईसीएल की अमाउंट 1 ही है, तो क्या होगा? 1 - 1 0। बेटा एंट्री कोई नहीं होगी। 16 2016 खत्म, इधर आ जाए जी। ये लेजर पहले क्लोज है, ये भी क्लोज करते हैं। साल के एंड पे ईसीएल की एंट्री नहीं आई। 31 दिसंबर 16 एंड हो गया जी।
6.18। उधर ही वापस आ जाओ। अच्छा जी, 205.82 कितनी बेटा इनकम? ये आ जाएगा 18.32 18 पॉइंट 32 कितने परसेंट? कूपन कूपन कहाँ से? मुझे गलत लग रहा है फिर आंसर। कौन सा 18 है, फिर ठीक है। 18.32 चेक कर लो। 18.3 हाँ ठीक है, मुझे 16 लग रहा था। ठीक है, डन जी। बेटा कूपन रेट क्या है? 6%। 6%। तो ये देखो, 2 मिलियन इंस्ट्रूमेंट है, 100 इंटू 6% कितना हो गया? 12। कितना कैरी फॉरवर्ड आ गया? 2 आ जाएगा 212.14 212.14। क्या एंट्री बनेगी जी 31 दिसंबर 17 की? क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट 12, इंटरेस्ट इनकम 18.32, और बेटा इन्वेस्टमेंट किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है ना। इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग आ जाएगा 6.32। कितनी एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में डेबिट होगी? इधर आ जाए। 2017 एडजस्टमेंट कितनी है? डेबिट का मतलब ऐड 6.32। बैलेंस लाजमी अपडेट कीजिएगा। कितना? 217.32। जी बेटा, पहले फेयर वैल्यू गेन लॉस पता करेंगे। 31 दिसंबर 17 पे कितनी है फेयर वैल्यू? 190। बेटा कितना लॉस आ गया? बैलेंसिंग कर लें। फेयर वैल्यू लॉस 27.32। क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व फेयर वैल्यू लॉस 27.32। ये एंट्री में बनाता हूं भी, यहां तक लिख लें। जीत राजन जी, 31 दिसंबर 17 क्या करेंगे जी? फेयर वैल्यू रिजर्व वाया ओसीआई डेबिट कितने थे? 27.32 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जी बेटा, 31 दिसंबर 17 की आखिरी एंट्री क्या होगी? इधर लिखने लगा हूं जी बेटा। ईसीएल। बेटा अब हम स्टेज 2 पे आ गए हैं। बेटा 31 दिसंबर 17 की डेट देखें टेबल में जाके, और स्टेज 2 का मतलब है लाइफ टाइम ईसीएल कितना आ रहा है? 12 पॉइंट, और माइनस ओपनिंग क्या था? 1। तो क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो मतलब एक्सपेंस। क्या एंट्री करेंगे? ईसीएल डेबिट P&L में, और क्या करेंगे? फेयर वैल्यू रिजर्व 11.1। इस एंट्री को बेटा फेयर वैल्यू रिजर्व के लेजर में क्रेडिट करना पड़ेगा जी। यहां पे आए 31 दिसंबर 17 क्या लिखूंगा? ECL 11.1। इसे क्लोज करें।
31 दिसंबर 17 एंड कितना आ गया जी बैलेंस? 10.04 नेगेटिव। ये बैलेंस क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्लोज हो गया 17 तक। एंट्रीज होगी 17 तक जी। बेटा 17 के एंड पे ना हम स्टेज नंबर 2 पे ही हैं, तो 18 की इनकम ग्रॉस बेसिस पे बनेगी 212.14 जी। 18.88। बेटा 2018 का कूपन रेट 10% हो गया था, जैसे रेट बढ़ा डिफॉल्ट हो गया, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बेटा। कितना आ गया? 231.02। बेटा 31 दिसंबर 18 की एंट्री क्या होगी? पहली बेटा इनकम क्रेडिट 18.88। बैंक डेबिट नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग आ जाएगा 18.88। इन्वेस्टमेंट लेजर में लिखेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 18 की एडीजे एडजस्टमेंट कितने? 18.88। जी बेटा अगला काम क्या करेंगे? अगला काम फेयर वैल्यू गेन लॉस पता करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बैलेंस अपडेट कर दें। कितना बैलेंस जी? कितना बैलेंस? 208। बेटा इन्वेस्टमेंट में ख्याल रखना है, डेबिट हो रहा होगा तो ऐड करना है, क्रेडिट हो रहा होगा तो लेस करना है। कितना? 208.88। फेयर वैल्यू कितनी है जी? 171.20 जी। एंड हो गया जी। जी 27 पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक 37.68 नेगेटिव। ये आ जाएगा फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग। तो बेटा फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री बना देते हैं। मैं अभी वो रिजर्व में भी लेके जाता हूँ एंट्री को। 31 दिसंबर 18। बस आपने बेटा केयर करनी है, केयर। फेयर वैल्यू रिजर्व वाया OCI 37.78 और जी और फेयर वैल्यू लॉस है ना ये, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 37.68। जी बेटा वहां पे लॉस नहीं आया था रिजर्व में। कितना लिखूंगा? 31 दिसंबर 18 फेयर वैल्यू लॉस 37.68
एहतियात करनी है, क्वेश्चन को कंट्रोल में रखना है, बस खुद ही टैली होगा सब कुछ। जी बेटा, अब हम स्टेज 3 पे आ गए हैं। बेटा स्टेज 3 पे भी क्या होता है, लाइफ टाइम ईसीएल ही होता है। कितना था जी क्लोजिंग ईसीएल? देखें लाइफ टाइम कितना आ रहा है, डेट है 31 नवंबर 18 और लाइफ टाइम ईसीएल की वैल्यू बताएं। 23 माइनस कितना था क्लोजिंग पिछले साल का क्लोजिंग? 12.1 कितना हो गया? 13.2। क्या एंट्री करेंगे? ईसीएल डेबिट P&L में और फेयर वैल्यू रिजर्व OCA में 13.2। जी तो बेटा इधर आ जाए जी, इधर ECL बेटा यहाँ क्राइट हो रहा है ना 13 पॉइंट एक्सपेंस। अच्छा मैंने उधर याद करवा दिया 13.2। बेटा बताओ ये क्लोथिंग बैलेंस कितना आ गया 31 नवंबर 18 एंड -34.52 माइनस ये क्लोथिंग हो गया, ये 18 तक का हो गया, ये स्केड्यूल हो गया, ये मैंने यहाँ अमाउंट नहीं लिखी है, लिखने जरा 13.2। चलिए जी नेक्स्ट क्या एंट्री होगी जी बेटा? मैं आगे स्केड्यूल वगैरह नहीं कंप्लीट कर रहा, वो ख़त्म हो जाएगा सवाल। बेटा अब हम स्टेज 3 पे आ गए थे। 19 की इनकम नेट बेसिस पे आनी चाहिए थी, लेकिन शायद 1-2 दिन के बाद ही सेल हो गया है, तो इसलिए इनकम नहीं आएगी बेटा। 2 जनवरी 2019। बेटा पहले सेल करने की एंट्री करेंगे। बेटा बैंक डेबिट, आपको पता है सेल डेट पे भी फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं, लेकिन बेटा सेल डेट पे फेयर वैल्यू का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं करूंगा। बेटा बैंक डेबिट, बेटा किसको अपडेट करते हैं? याद रखिएगा जो फेयर वैल्यू पे चल रहे होते हैं, ACM पे नहीं करते सेल डेट पे अपडेट। अच्छा बेटा ना ईयर एंड पे करते हैं ACM में। अच्छा जी बैंक कितने से डेबिट होगा? बेटा बैंक डेबिट होगा नेट सेल कितने का बिका भाई बताओ जल्दी से? 84 का एक बिका ना। अच्छा ये देखना था वर्किंग 84 इंटू 2। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी पे की है? 1 मिलियन। टोटलिटी में है क्या पर है? दोनों के लिए 1 मिलियन है कि एक के लिए 1 मिलियन है? टोटलिटी में, तो दिस -1। बेटा बैंक डेबिट होगा नेट सेल प्रोसीड से, कितनी आ गई? 167। जी बेटा उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने से क्राइट होगा? बेटा इन्वेस्टमेंट उतने से क्राइट होगा, बेटा इन्वेस्टमेंट उतने से ही क्राइट होगा जितने से क्या होगा? बेटा इन्वेस्टमेंट उतने से क्राइट होगा जितने से आपकी बैलेंस शीट में बुक किताबों में आ रहा था। बेटा किताबों में कितने का आ रहा है? 171.2। बेटा लॉस आ जाएगा सेल करने पे, डेबिट से भी डिफरेंस आ रहा है ना, क्या कर देंगे इधर? लॉस ऑन सेल, और बेटा कहाँ पे आ जाएगा ये? P&L में बैलेंसिंग कितना? 4.2। बेटा एक एंट्री और होगी जी, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है, एक एंट्री और होगी। ये है इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट।
बेटा एक एंट्री और होगी, बेटा एक एंट्री और होगी। क्या होगी आपको पता है? जब हम इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं ना, ये है इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट, तो जो फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस होता है ना, उसे हम वाया OCI P&L में रिक्लासिफाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो तो उसको रिटेनिंग में ले जाते हैं, इसका P&L में रिक्लासिफाई करते हैं। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है बेटा, इसे हमें ख़त्म करना है। नेगेटिव बैलेंस को ख़त्म करना हो ना, तो पता कर क्या करते हैं, नेगेटिव को मतलब डेबिट बैलेंस है ये, इसे ख़त्म करना है तो क्या करूँगा, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट बेटा वाया OCI, ये OCI से दिखाते हैं ट्रांसफ़र। कितना 34.52 यहाँ क्रेडिट, और कहाँ डेबिट कर देंगे, P&L में 34.52। इसे कहते हैं रिक्लासिफाई करना। बेटा ये स्केड्यूल भी ज़ीरो हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा, बस स्केड्यूल भी ख़त्म हो जाएगा, एंट्रीज हो गई हैं सारी, ये स्केड्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। 2 जनवरी 19 बेटा ये भी क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 2 जनवरी 19 को रिक्लासिफाई 34.52, ये ले जी 0 0। अच्छा जी, ये एंट्रीज बेटा सारी होगी, जरा आप टैली कर लेते हैं ज़रा। क्या कौन कौन साल थे यहाँ पे, 16, 17 और 18। बेटा ये इक्वेशन लिखी हुई है बेटा। 16 के एंड पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी, 211। स्केड्यूल की वैल्यू क्या आ रही है, 205.82। बेटा ये सवाल में नहीं करना है, बस आपको अभी सीख रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल में नहीं करना काम है ये, तो बस सीखते हुए करना है बस। बेटा फेयर रिजर्व का बैलेंस देख के बता दो कितना आ रहा है पहले साल के एंड पे। पॉजिटिव है प्लस, और पहले साल के एंड पे क्लोजिंग ECL 1 था, मुझे याद है, टैली कर रहा होगा। 2017 के एंड पे फेयर वैल्यू कितनी आ रही है देख के बताओ, 190। स्केड्यूल का बैलेंस है 212.14। फेयर वैल्यू रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस बताओ 17 के एंड का, देख के लेजर से लिखा हुआ है -10 पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हो ना जी। और ECL कितना है, 11 पॉइंट कितना था, नहीं क्लोजिंग 12.1 ही था, क्लोजिंग बताना बेटा, क्लोजिंग टैली। 2018 के एंड पे कितनी थी फेयर वैल्यू, 171.2। फेयर वैल्यू रिजर्व नेगेटिव आ रहा है 34.52। स्केड्यूल का बैलेंस है 231.02। और ECL कितना है जी क्लोजिंग, हाँ 25.3। चेक कर लें जी, मैच है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 पे, छोटा सा सवाल है, ये खत्म जी। क्वेश्चन नंबर 69 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर जी, विंटर 23 का सवाल है जी। बेटा ये सवाल खत्म। बेटा इसका हमने पॉइंट नंबर 2 करना है अभी, पॉइंट नंबर 2 जरा पढ़ लें इसे बेटा। इसमें एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 2 साल के मेरे ख्याल से, SOCI SOFP के,
इसमें भी एक दो बातें सीखने वाली, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ कि मैं करवा दूँ। क्वेश्चन 69, विंटर 23। जी लियो लिमिटेड, जी बेटा लियो लिमिटेड, तो देखिएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फ्यू ट्रांजेक्शन्स ऑफ लियो लिमिटेड। बेटा पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है, और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, 22 और 22 के कंपैरेटिव के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। 22 के और 21 के, मतलब बैलेंस शीट के भी और इनकम स्टेटमेंट के भी, मतलब एसएससी के भी। 21-22 दिसंबर ये एंड है। पॉइंट 2 पढ़ लें।
पढ़े जी, आई मीन पढ़ लिया आपने जी, यस। चलें जी। अच्छा जी, 31 नंबर 21, 31 नंबर 21, हमने 21-22 के बनाने हैं ना जी। बेटा 31 नंबर 21 पे एल ने परचेज किए 150 मिलियन के बॉन्ड एट पार वैल्यू इशूड बाय वन ऑफ इट्स सब्सिडरी। दीज बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट ऑफ 10% और रिडीम 4 साल के बाद। इन कंट्रास्ट सिमिलर बॉन्ड इन अवेलेबल इन द मार्केट। यार एक सेकेंड, विंटर तय था ना ये जी। अच्छा जी, इन कंट्रास्ट सिमिलर बॉन्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% जी। चलें जी, ये कौन सा है? क्वेश्चन 69 है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, 69 कर सकते। अच्छा 61 पढ़ लें पहले यार, 61 कर देते हैं, 69 बाद में जरा, उसमें थोड़ा सा वो वही पैसे तुमने पढ़ा दिया हुआ, वो 61 पढ़ लें जरा यार, 61 पढ़ लें। सिक्सटी वन करते हैं जी, मैं चेंज करता हूँ, सॉरी जी, 61 कर लेते हैं। ये भी करवाऊंगा मैं सवाल, ये सवाल भी मैं करवाऊंगा, परेशान नहीं होना, ये सवाल भी मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन 61 पीएल के नाम से है जी, क्वेश्चन 61 पीएल के नाम से। एक सेकेंड, चलो आपने नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। बेटा रिक्वायरमेंट वही है, बस का पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4, और ये समर 22 का है जी, समर 22 ये है जी, ज़रा पढ़ लें बेटा। रिक्वायरमेंट वही है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं एसओसी और बैलेंस शीट के 2021 के, और इसका कंपैरेटिव 20, बेटा 21 और 20 के बनाने हैं। पॉइंट 4, यकम जनवरी 20, बेटा 21-20 के बनाने एक्सट्रैक्ट। पीएल ने परचेज किए 5 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ कीवी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच फॉर 515 रुपये, ईच फॉर 515 मिलियन। बेटा 100 जो ईच लिखा है वो 100 के साथ लिखा है, 100 ईच फॉर 515 मिलियन, बेटा 515 टोटल है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर 515 के 5 मिलियन खरीदे हैं तो 1 मिलियन कितने के हुए? 1 मिलियन कितने के हुए? 515 को 5 डिवाइड करो, 103, 103, 103 बनता है, देख लो जरा, 103। अब नीचे टेबल में आओ, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिवेंचर्स अवेलेबल। बेटा लफ्ज क्या लिखा हुआ है? अमाउंट इन रुपीज पर डिवेंचर। जो मैंने क्वेश्चन 71 आपको करवाया, वहां पे 3 मिलियन की इकट्ठी वैल्यू थी। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन जो 40 था शायद वो किया, उसमें 2 मिलियन की टोटल वैल्यू थी। ये 2 की नहीं है, पर की है, ये 1 ही है। तो बेटा अभी हमने हिसाब लगाया कि हमने खरीदा कितने का, 103 रुपए का, लेकिन यकम जनवरी पे फेयर वैल्यू कितनी है? 105 रुपए। बेटा साल में भी आपने खरीदा 103 का है, फेयर वैल्यू 105 है, इनिशियल रिकग्निशन पे डिफरेंस आएगा। इसके अलावा आपने 4 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की है ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर। इनिशियल रिकग्निशन पे जी वो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं थे, इसका मतलब है कि स्टेज नंबर 1 में है और फेयरवेल थ्रू ओसीए पे मईर हो रहे हैं, कूपन रेट 12% है। ये लें जी, क्वेश्चन खत्म। ना उसने बताया हम स्टेज, इनिशियल तो स्टेज 1 में है जगम जनवरी 20 पे, उसने बाद में बताया नहीं कि हम स्टेज 1 पे ही हैं, 2 पे ही हैं, 3 पे ही हैं। तो बेटा इसमें एक अजम्पशन लिखो, जरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखो बेटा, ये लिखना पड़ेगा, लिखें। इट इज अज्यूम्ड दैट क्रेडिट क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट
It is assumed that credit quality of the instrument has not been significantly deteriorated, has not been significantly deteriorated, has not been significantly deteriorated since initial recognition. मतलब बेटा 1 जनवरी 20 में भी हम स्टेज 1 में होंगे, 31 नंबर 20 में भी हम स्टेज 1 में होंगे और 31 नंबर 21 में भी हम स्टेज नंबर 1 में भी होंगे. हमें 2 साल की वर्किंग करनी है, याद रहेगा जी. चलें, दूसरा मसला बेटा प्लीज, अब बड़ी गहरी बात है जो मैं समझाने लगा हूं. बेटा कूपन रेट तो गिवन है कितना, 12%. बेटा इफेक्टिव रेट नहीं है. बेटा जब इफेक्टिव रेट सवाल में ना हो ना तो एज ए स्टूडेंट हमारे जहन में पहला सवाल आएगा, कोई बात नहीं हम कैलकुलेट कर लेते हैं. बेटा लेकिन इफेक्टिव रेट बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. अब क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट नहीं है. इफेक्टिव रेट ना हो तो हमारे जहन में सवाल आएगा कैलकुलेट करने जाते हैं. बेटा कैलकुलेट करने जाएंगे तो पता है क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी पता है, कूपन रेट कितना था पता है, पार वैल्यू कितनी थी पता है, सब पता है. लेकिन बेटा 2 चीजें नहीं पता, रिडम्पशन कब होनी है, कितने साल बाद और किस वैल्यू पे होनी है. बेटा जब ये 2 बातें पता ही नहीं है ना तो बेटा हम इफेक्टिव रेट खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते. भाई डेटा होगा तो कैलकुलेट करेंगे ना. तो बेटा अब पहली बात इफेक्टिव रेट है नहीं, दूसरी बात आप पता नहीं कर सकते, तीसरी बात बेटा फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचती ही नहीं है कि हम क्या अज्यूम करें, कूपन रेट और इफेक्टिव रेट क्या है, सेम है. और कोई ऑप्शन बचती नहीं है. बेटा ये आए कि आपके सवालों के, ये मैं आपको समझा रहा हूं. लिखें दूसरी assumption इस सवाल की लिखें. It is assumed that effective rate and coupon rate are same because we cannot calculate effective rate because क्या था जी, कहां तक लिखा है, we cannot calculate effective rate. because we cannot calculate effective rate due to absence of redemption date and redemption value. जी ठीक है जी. अच्छा अब यहां पे एक बात सुनिएगा. अब बेटा प्लीज समझना बात. बेटा मैंने एडमिशन तो ले ली. अब किसी के जहन में आएगा सर आपने कहा था कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो इफेक्टिव रेट और कूपन रेट सेम नहीं होते. सर कहा था ना मैंने समझाया था बहुत डिटेल में. तो फिर आप में से किसी के जहन में आ सकता है कि सर ठीक है इफेक्टिव रेट गिवन नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सर आप ऐसी assumption क्यों ले रहे हैं जब हमें तो पता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो इफेक्टिव रेट और कूपन रेट सेम नहीं होते. बेटा मैं आपको चीज़ बता दूं, मैथमेटिक्स है, बाय चांस ये पॉसिबल है. डेटा नहीं है ना यहाँ पे. बेटा डेटा होता तो मैं कैलकुलेट ही करता. ये मसले आएंगे आपके सवालों के. इफेक्टिव रेट कूपन रेट सेम नहीं हो सकता इस सवाल में चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सेम नहीं हो सकता. लेकिन कैलकुलेट करने जा रहे थे तो डेटा नहीं है, तो फिर मैंने assumption क्या ले ली, इफेक्टिव रेट कूपन रेट सेम है. बेटा पॉसिबल है,
क्यों पॉसिबल है बेटा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट के होने से अफेक्टिव रेट और कूपन रेट सेम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है ना कि बाय चांस, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, चांसेस कम है बट पॉसिबल है बेटा। बाय चांस पॉसिबल नहीं है कि रिडम्पशन अमाउंट ऐसी हो। बाय चांस पॉसिबल है, मैं प्रूव कर दूंगा किसी दिन, आप कहेंगे तो प्रूव कर दूंगा। जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो इंडिपेंडेंट है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो तो ये होगा, सिर्फ ये हो तो ये होगा, सिर्फ वो हो तो वो होगा, लेकिन मल्टीपल चीजें हो तो आपस को कंपनसेट भी कर सकती हैं। तो ये बेटा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मैथमेटिकली पॉसिबल है कि रिडम्पशन वैल्यू ऐसी हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से तो वो फर्क हो, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ऐसी हो कि वो कितना आ जाए, कितने यहाँ पे कूपन रेट 12% ही आ जाए। बेटा पॉसिबल है। रिडम्पशन अमाउंट अपनी रिडम्पशन डेट पे ऐसी हो कि पॉसिबल है कि आंसर कितना आ जाए, पॉसिबल है। बट क्या करें बेटा, सवाल तो सॉल्व करना है ना। अब समझ गए कि नहीं? तो आईडी तो बेटा अफेक्टिव रेट ना होता, आईडी तो हमें क्या करना चाहिए था, डेटा गिवन होता। बेटा हम कैलकुलेट करने जाते, हम कैलकुलेट कर लेते, मसला कोई नहीं था, पर डेटा भी गिवन था। तो मेरी बात समझ रही है कि अगर किसी के देन में बाद में आए कि सर आपने लमसम तो ले ली है, लेकिन यहाँ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो सेम नहीं हो सकता। बेटा सेम नहीं हो सकता ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, या ठीक सोच रहे हैं आप, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से दोनों रेट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, जो हमें पता है सवाल में नहीं है। करें सॉल्व। अब एक तो बेटा दो मसले थे सवाल में, सवाल बहुत आसान है, बड़े दो मसले थे, इससे मैं खुद डिस्कस या सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा अगला मसला क्या है सवाल में? इस सवाल में अगला चैलेंज असल में एक, बेटा सवाल इंतहाई आसान है, हम स्टेज 1 में रहेंगे, लेकिन पता है मसला क्या है बेटा? मसला ये है या चैलेंज ये है कि पहले जो हमने 2 सवाल किए ना, 3 सवाल बल्कि मैं करवा चुका हूँ फेयरवेल थोसिया के, 2 सवाल ऐसे थे जिसमें 4-4 साल 3-3 साल की वर्किंग थी। बेटा उनमें हमें जो चैलेंज हमने यहाँ फेस करना है वो वहाँ पे क्यों नहीं था? बेटा वहाँ पे एंट्रीज करनी थी, हम एंट्रीज करते जा रहे थे, उन एंट्रीज को देखते हुए लेजर बना रहे थे। बेटा यहाँ पे एंट्रीज नहीं करनी, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। मेरी सजेशन आपसे रहेगी कि आप एंट्री बोलो, लिखो ना, बोलो, और या जहन में लेकर आओ एंट्री, उसको सोचते हुए लेजर अपडेट करो, खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट बनेंगे। बेटा एंट्रीज लिखनी नहीं है बट जहन में लेकर आनी है एंट्रीज, तब आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एंट्री जहन में लाए बगैर डायरेक्ट काम करेंगे, इट विल बी अ पेनफुल क्वेश्चन। आपसे डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं बनेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं, नहीं बनेंगे, बहुत गलतियां होंगी आपसे। तो ये बात याद रहेगी, एंट्री जहन में लेकर आएंगे, आप बोल लेंगे, अपने आप से बात करते हुए बोल लेंगे, और उससे देखेंगे क्या डेबिट क्रेडिट होना है, क्या प्लस माइनस होना है, लिखेंगे नहीं। डन? ठीक है जी। अच्छा ऐसा करते हैं जी, टाइम काफ़ी हो गया इस लेक्चर में। इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको assumption बता दी हैं, सारी बातें बता दी हैं, और अभी मैंने बताया था कि आपने जहन में एंट्रीज रखनी है और बोलना है उसे, और फिर सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।